देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आपातकाल भारत की राजनीति का एक ऐसा अध्याय जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, खासकर जब भी देश में संविधान बदलने के आरोप प्रत्यारोप वाली सियासत होगी। इमरजेंसी याद की जाएगी। देश में जब भी लोकतंत्र को खतरे में बताया जाएगा, आपातकाल याद किया जाएगा। देश के लिए आपातकाल एक शब्द नहीं, सियासत का ऐसा सबक है जो संभल कर चलने की सलाह देता है। इन गंभीर विषयों से जुड़ा सच क्या है, झूठ क्या है, इसकी समझ पैदा करता है। यही वजह है जब विपक्ष संविधान की सुरक्षा, लोकतंत्र की सेहत के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी से जुड़े अपने निजी अनुभव देश के साथ साझा किया। ये समझाने की कोशिश की कि इन शब्दों के मायने क्या हैं, इनसे जुड़ा खतरा वास्तव में होता कैसा है। ये रिपोर्ट देखिए। पच्चीस जून 1975 की आधी रात को देश पर इमरजेंसी थोप दी गई। रात के अंधियारे में फैसला लिया गया। रात में ही 11:30 बजे के करीब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आदेश पर साइन करवा लिया गया। सुबह आनन फानन में मंत्रियों को बताया गया। सुबह 7 बजते बजते देश को बता दिया गया कि इमरजेंसी लगा दी गई है। किसी ने इंदिरा गांधी को रोकने टोकने की कोशिश नहीं की। न राष्ट्रपति ने कुछ कहा, न कैबिनेट का कोई मंत्री हिम्मत दिखा सका। सब कुछ इंदिरा के इशारे पर होता चला गया, क्योंकि किसी और ने नहीं, तब की पीएम इंदिरा गांधी ने तय किया था कि देश में इमरजेंसी लागू होगी। और इसी ऐलान के साथ देश के लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय शुरू हो गया। सब कुछ बदल गया। देश के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया। देर रात से ही सिस्टम पर मानो इमरजेंसी का शैतान सवार हो गया। देश के नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए। विरोधियों पर आफत के बादल मंडराने लगे। जिसने जुबान खोलने की कोशिश की वो मुसीबत में पड़ गया। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई। देश को जेल खाना बना दिया गया। लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरी तरह से नकार दिया गया। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। 50 साल पहले लोकतंत्र पर लगा काला धब्बा एक दो नहीं, हफ्ते दो हफ्ते नहीं, महीने दो महीने नहीं, बल्कि पूरे 21 महीने तक देश पर आपातकाल का ग्रहण लगा रहा। देश में 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया गया। आपातकाल लंबा खींचा गया। 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। इस दौरान देश ने एक प्रधानमंत्री के सबसे क्रूरतम फैसले देखे। नागरिक स्वतंत्रता का निर्ममता के साथ दमन किया गया। नसबंदी अभियान के नाम पर आम लोगों पर अत्याचार के कई किस्से सुने सुनाए जाते हैं। विरोध में उठने वाली आवाजों को दमनकारी तरीके से खामोश कर दिया गया। देश में भय का माहौल था। किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था कि आगे क्या होने वाला है। अधिकांश बड़े विपक्षी नेता जेल में थे। छोटे नेता बड़ी मुश्किल से छिप छिपाकर अपनी सियासी सक्रियता बनाए हुए थे। हर तरफ दहशत का माहौल था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इशारे पर ऐसे फैसले हो रहे थे जिसे किसी लोकतांत्रिक मुल्क में कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। आम लोगों की जुबान पर ताला था। प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लग चुका था।
प्रधानमंत्री के एक फैसले की कीमत न जाने कितने बेगुनाहों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, लेकिन देश तक पूरी हकीकत भी नहीं पहुंच पा रही थी। देश में इमरजेंसी जैसे हालात को लेकर हाय तौबा मचाने वालों के लिए ये कहानी सुनना जरूरी है। आपातकाल की 50वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी के काले दिनों को याद किया। उन दिनों के अनुभव देश के साथ साझा किया। आपातकाल लागू होने के बाद जब विपक्षी दलों की मूवमेंट पर सख्ती थी, उस दौरान आरएसएस पूरी तरह से सक्रिय था और अंडरग्राउंड रहकर काम कर रहा था। 25 साल के नरेंद्र मोदी के प्रचारक की भूमिका में थे। उन्हें भी दूसरे आरएसएस के प्रचारकों की तरह आंदोलन, सम्मेलनों, बैठकों, साहित्य का वितरण आदि के लिए व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मोदी अपनी जान पर खेलकर इसे पूरा करने में जुटे रहे। बुलंद हौसलों वाले युवा मोदी आपातकाल को आपदा में अवसर मानकर चल रहे थे। इस दौरान उन्होंने अंडरग्राउंड रहते हुए संचार की जिम्मेदारी संभाली। अलग अलग विचारधारा वाले बड़े नेताओं के संपर्क में रहे। कई संस्थाओं के लिए पीएम मोदी ने अंडरग्राउंड रहते हुए काम किया। उन्हें अलग अलग धड़ों के नेताओं की सोच को समझने का मौका मिला। मोदी बताते हैं कि इमरजेंसी की नींव 25 जून 1975 के पहले छात्र आंदोलन के दौरान ही पड़ चुकी थी, जब गुजरात समेत पूरे देश के युवा कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 1974 में नवनिर्माण आंदोलन के दौरान मोदी स्टूडेंट्स के साथ मजबूती के साथ खड़े थे। आरएसएस ने उन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में बड़ी और अहम जिम्मेदारी दे रखी थी। वो जबरदस्त भाषण दिया करते थे। उनकी कविताएं युवाओं को जोश से भर देती थी। जब कर्तव्य ने पुकारा तो कदम कदम बढ़ गए। जब गूंज उठा नारा भारत मां की जय, तब जीवन का मुंह छोड़ प्राण पुष्प चढ़ गए, कदम कदम बढ़ गए। टोलियां की टोलियां जब चल पड़ी यौवन की, तो चौखट चरमरा गए, सिंहासन हिल गए। प्रजातंत्र के पहरेदार सारे भेदभाव तोड़, सारे अभिनिवेश छोड़ मंजिलों पर मिल गए। चुनौती की हर पंक्ति को सब एक साथ बढ़ गए, कदम कदम बढ़ गए। सारा देश बोल उठा जय प्रकाश जिंदाबाद, तो दहल उठे तानाशाह। भ्रिकुटियां तन गई, लाठियां बरस पड़ी सीनों पर, माथे पर। आपातकाल के दौरान मोदी काफी सक्रिय रहे। वो अंडरग्राउंड रहकर संघ की दी गई जिम्मेदारियां निभाते रहे। वो नाथालाल जागड़ा, वसंत गजेंद्र गाडकर के साथ काम कर रहे थे। उस वक्त आरएसएस की भी कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए नरेंद्र मोदी ने वेश बदल लिया था। उन्होंने सरदारों की तरह दाढ़ी बढ़ाई और पगड़ी बांधने लगे। लगभग 21 महीने वो इसी वेश में रहे। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। और इमरजेंसी के दौरान सत्ता को सबसे ज्यादा भय अखबारों और मीडिया से था। इसलिए सूचनाओं के आदान प्रदान को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। सूचना के प्रसारण पर सख्त प्रतिबंध था। नरेंद्र मोदी पूरे समय इस खतरनाक काम में लगे रहे। इस दौरान वो जेल में बंद नेताओं तक जानकारी पहुंचाया करते थे। गुजरात जाने वाली ट्रेनों में वो चुपचाप किताबें और दूसरी सूचना सामग्री रखवा दिया करते थे। इससे दूर के इलाकों में संदेश भेजने में मदद मिलती थी। ये काम काफी जोखिम भरा था। इमरजेंसी के दौरान रेलवे पुलिस को भी संदिग्ध लोगों को गोली मारने का अधिकार मिला हुआ था। मोदी उस दौरान लेख भी लिखा करते थे, जिन्हें लोगों तक चुपचाप पहुंचाया जाता था। गुजरात न्यूज लेटर और साधना पत्रिका में नरेंद्र मोदी के आर्टिकल छपते थे। उस दौरान कुछ साहित्य विदेश भेजा जाता था ताकि उसे वहां पब्लिश कराया जा सके। ऐसे चुनौतीपूर्ण काम उस खतरनाक दौर में मोदी के जिम्मे थे। पीएम मोदी ने आपातकाल को बेहद करीब से देखा था। उन्होंने देखा था कि लोकतंत्र का गला कैसे घोंटा जाता है। उन्होंने देखा कि आम आदमी की आवाज कैसे दबाई जाती है, कैसे हुक्मरानों के इशारों पर जुल्म ढाए जाते हैं। इसलिए जब भी मोदी के सामने इमरजेंसी को लेकर
राजनीतिक बयानबाजी की जाती है तो बेहद आक्रामक उठते हैं। वो कांग्रेस और उनके नेताओं को आईना दिखाना नहीं भूलते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपातकाल के दर्द पर सियासत आज भी नहीं थम रही। 49 साल पुरानी ये कहानी जरूर है, लेकिन इसके हर पन्ने पर दर्द लिपटा हुआ है। कांग्रेस पार्टी संविधान को खत्म करने के आरोप बीजेपी पर जब जब लगाती है, तब तब देश में इमरजेंसी के काले अध्याय की सच्चाई देश के सामने आ जाती है। लेकिन एक बात सभी को पता होनी चाहिए कि संविधान किसी पार्टी का नहीं बल्कि देश का है, और संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले दरअसल देश की भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। पच्चीस जून न भूलने वाला दिवस है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। इमरजेंसी ब्लैक डे को बीते 49 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी टीस आज भी भारतीय राजनीति में गूंज रही है। भले ही भारत की नई जनता उस बात को समझना नहीं चाहती, लेकिन इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखे आपातकाल का दर्द छलक ही जाता है। बीजेपी सरकार पर संविधान को खत्म करने के आरोप लगे तो बीजेपी ने कांग्रेस की करनी को ही देश के सामने ला खड़ा किया। 2024 के चुनावों में कांग्रेस ने संविधान को लेकर सियासत गरमा दी, तो बीजेपी ने भी अब कांग्रेस की इमरजेंसी वाली कुंडली खोलकर देश के सामने रख दी और पूछा कि आखिर संविधान से किसने किया खिलवाड़, देश में लोकतंत्र की हत्या किसने की, देश में विपक्ष की जुबान को बंद करने वाला असंसदीय फैसला किसने किया। कांग्रेस से बीजेपी मांग रही है हिसाब, संविधान से खिलवाड़ करने का हिसाब। इमरजेंसी के 50 बरस का इतिहास पलटते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। पीएम मोदी ने तंज कसा कि जो पार्टी संविधान और लोकतंत्र की हत्या का गुनाह कर चुकी है, वो संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देकर कौन सी राजनीति कर रही है। आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। इमरजेंसी हमें याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रताओं को नष्ट किया और भारत के संविधान को रौंद दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। कांग्रेस ने देश के नागरिकों की आजादी खत्म कर दी थी। कांग्रेस को संविधान के प्रति प्रेम का इजहार करने का कोई हक नहीं है। इमरजेंसी लगाकर कांग्रेस ने देश को जेल खाना बना दिया था। 25 जून न भूलने वाला दिवस है। भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। आपातकाल के दर्द को देश भूलना तो चाहता है, लेकिन सियासत है कि इन जख्मों को कुरेदने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हद तो यह है कि कांग्रेस के नेता ही इमरजेंसी चिल्लाकर बीजेपी को वो मौका देते हैं जिससे वो हमलावर होकर बखिया उधेड़ डालती है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून 1975, आज से ठीक 49 साल पहले, जब रेडियो पर इंदिरा गांधी की यह आवाज गूंजी तो देश सन्न रह गया। पूरे देश में खलबली मच गई। आपातकाल के ऐलान के साथ ही लोगों की मौलिक अधिकार छीन लिए गए। नेता, पत्रकार, जिसने भी इंदिरा सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, जेल में डाल दिए गए। संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस के लिए ये तारीख गले की हड्डी बन गई, जो ना निगलती बनती है और ना ही उगलती।
हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। कांग्रेस ने संविधान के मसले पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की तो 50 साल पहले लगाए गए आपातकाल की तारीख पर सबसे बड़ा पलटवार भी शुरू हो गया। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। बीजेपी नेताओं का कांग्रेस पर हमला तेज हो गया। आपातकाल के काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी आजादी को खत्म कर दिया था और भारत के संविधान को रौंद दिया था, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। सत्ता पर टिके रहने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत की अवहेलना की और देश को जेलखाना बना दिया था। पीएम मोदी के तीखे हमले के बाद बीजेपी नेताओं ने भी हथियार की धार तेज कर दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। जब हमने इमरजेंसी के दुर्दिन देखे थे, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक रात में 9,000 लोगों को उठा लिया गया, एक रात में। और किनको उठाया गया? कोई देश का नेता, प्रमुख नेता बचा नहीं था। मोरारजी देसाई, मोहन धारिया, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसी लंबी श्रृंखला है जिनको उसी रात उठा लिया गया और उनको जेल में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 19 महीने से ज्यादा रहना पड़ा। 19 महीने से ज्यादा। कैसे कांग्रेस ने उस समय देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था, कैसे न्यायालय के अधिकारों को कांग्रेस पार्टी ने उस समय में बंधक बना के रख दिया था। और आज भी कांग्रेस पार्टी में भले ही नेतृत्व बदला हो, लेकिन उसका चेहरा बदला हो, लेकिन चरित्र तो उसका आज भी वही है। आपातकाल का दौर और ये ऐसा काला समय है जिस समय को पूरा देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। आपातकाल उनके द्वारा की गई जो जातियां हैं, जिस प्रकार के जख्म उनने दिए, कई परिवार तबाह हो गए। इमरजेंसी की याद दिलाकर बीजेपी ने कांग्रेस की घेराबंदी की तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, देश भविष्य की ओर देख रहा है। आप अपनी कमियां छिपाने के लिए अतीत को ही कुरेदते रहते हैं। पिछले 10 वर्षों में 140 करोड़ भारतीयों को आपने जो अघोषित इमरजेंसी का आभास करवाया, उसने लोकतंत्र और संविधान को गहरा आघात पहुंचाया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने संविधान से लेकर मणिपुर तक के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर आरोपों के तीखे बाण चला दिए कि इमरजेंसी का नाम लेते हुए वो वर्तमान में देश में जो वास्तविक समस्या है उसको छुपाने और दबाने का काम करना चाहते हैं। मणिपुर में क्या स्थिति है, क्या वो नहीं जानते? जम्मू में क्या हो रहा है, क्या वो नहीं जानते? आपातकाल से लेकर संविधान तक सियासी लड़ाई बढ़ चली है, लेकिन सवाल है कि संविधान, लोकतंत्र और आपातकाल के नाम पर सियासत क्यों? और सवाल ये भी है कि क्या संविधान की दुहाई से धुलेंगे इमरजेंसी के दाग? पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वो तमाम मसले उठाए जिससे कांग्रेस की कुंडली में लगे दाग जग जाहिर हो गया। कांग्रेस भले ही कहती हो कि वर्तमान सरकार इतिहास की बातों को जिक्र करके बार बार विपक्ष को घेरने की कोशिश करती है, लेकिन भारत के आधुनिक इतिहास के आपातकाल के धब्बे को आखिरकार कैसे धोया जाएगा? बीजेपी सरकार लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, कांग्रेस की कमजोर नब्ज पर हाथ रख रही है, लेकिन हिंदुस्तान उस पल को किस तरह भूलेगा जब 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी को लागू किया गया? वो वक्त, वो दिन और वो पल हिंदुस्तान कैसे भूल पाएगा?
आपातकाल की स्थिति की बात करें तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर सरकार अब कांग्रेस पे हमलावर है, लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी संविधान को बदलने की बार बार कोशिश की गई। सवाल यह है कि कांग्रेस की जब सरकार रही तभी क्या संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ। आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस शासन के दौर में सबसे ज्यादा बार राज्यों में चुनी गई सरकारों को गिराया गया। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा बार अनुच्छेद 356 का किया इस्तेमाल, 90 बार से ज्यादा बार चुनी हुई राज्य सरकारों को गिरा दिया। सिर्फ इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 356 का 50 बार किया है इस्तेमाल। कांग्रेस में मनमानी और संविधान से खिलवाड़ का यह दौर पंडित नेहरू के साथ ही शुरू हो गया था। माना जाता है कि केरल की चुनी हुई वामपंथी सरकार को पंडित जवाहरलाल नेहरू पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कुछ समय में चुनी हुई पहली सरकार को गिरा दिया था। तमिलनाडु में एमजीआर और करुणानिधि की सरकार को भी कांग्रेस ने ही बर्खास्त किया था। हर क्षेत्रीय नेता को कांग्रेस ने परेशान किया। राज्यपाल कार्यालय को कांग्रेस कार्यालय में बदल दिया गया। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो वाकई में संविधान की रक्षा का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी की कलई खोल देते हैं। लेकिन हद तो 1975 में हो गई, जब इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बचाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए इमरजेंसी की घोषणा कर दी। आपातकाल का वो काला दौर था जब सरकार ने तमाम विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई और नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित किया। आरएसएस समेत 24 संगठनों पर बैन लगा दिया गया। इसके अलावा इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में सुधारों के नाम पर मनमाने फैसले किए, जिसमें जबरन नसबंदी और स्लम क्लियरेंस जैसे कठोर उपाय शामिल थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि आपातकाल का उपयोग इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को मजबूत करने और विरोधी आवाजों को दबाने के लिए किया। ये घटना भारतीय लोकतंत्र पर एक गहरा आघात थी और इसने देश के राजनीतिक इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ी। लेकिन देश की जनता ने इंदिरा गांधी को करारा जवाब दिया। रायबरेली से खुद इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं। मोरारजी देसाई देश के पीएम बने। आजादी के 30 साल बाद ये पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार थी और ये इमरजेंसी लगाने की सजा थी जो कांग्रेस को भुगतनी पड़ी। देश में बड़ा सवाल छिड़ा है कि 1975 में लागू आपातकाल पर अब भला चर्चा क्यों। भले ही इस मसले को सियासी एंगल से देखा जा रहा हो, लेकिन संविधान किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, बल्कि संविधान देश का है और हमारा संविधान हर नागरिक को बराबर का अधिकार देता है। तो नए भारत में इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि संविधान पर लगे धब्बे को भूलकर इसे और मजबूत कैसे बनाएं, और उसके लिए भारत के हर एक नागरिक को अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से उठानी पड़ेगी।